हम पिछले कई दिनों से भारत में हो रहे चुनावों के ऊपर मुस्तकिल वीडियो बना रहे हैं और अपनी बात आपके सामने रखते हैं। जो चीज़ें चल रही हैं उनकी डिटेल के साथ। कल मुल्क में छठे फेज के इलेक्शन होंगे। ये इलेक्शन 58 सीटों पर होने हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश की 14 सीटें शामिल हैं। इस तरह से इलेक्शन हो रहे हैं और इलेक्शन के बारे में जो जानकारियां मीडिया, सोशल मीडिया और एक्सपर्ट्स के ज़रिए आ रही हैं, वो एनडीए गठबंधन, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के लिए अच्छी नहीं है किसी भी तरह से। लेकिन आज एक अच्छी खबर मोदी सरकार के लिए फ़िलहाल है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी दल समझें आप उसको, राजीव कुमार जो चुनाव आयुक्त हैं भारत के, उनको आप मान लें कि वो कोई पॉलिटिकल पार्टी के हेड हैं। जिम्मेदारी तो उनके ऊपर साफ सुथरे ईमानदाराना चुनाव कराने की है, मगर वो जिस तरह से प्ले कर रहे हैं वो पॉलिटिकल नज़र आता है सब कुछ। शुरू के 4 फेज में 1,07,00,000 वोट कैसे बढ़ गए और फॉर्म 17C इनको लेकर के ADR सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ था। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर उस पर सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो हम पूरी खबर आपको पढ़ के सुनाते हैं। यह खबर BBC से हासिल है जो हम आपको पढ़ करके सुना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को फॉर्म 17C का रिकॉर्ड सार्वजनिक करने का आदेश देने से फिलहाल इनकार कर दिया है। साथ ही याचिका पर सुनवाई को स्थगित कर दिया है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की अवकाश पीठ सुनवाई कर रही थी, जो वैकेशन बेंच है, कि वर्तमान याचिका में उठाई गई अंतरिम मांग साल 2019 में डाली गई याचिका की मांग से मिलती जुलती है और ये मामला कोर्ट में पेंडिंग है। कोर्ट ने यह फैसला एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, एक NGO है, की याचिका के जवाब में दिया है। इस NGO ने अपनी याचिका में अपील की थी कि चुनाव आयोग अभी चल रहे लोकसभा चुनाव में 48 घंटे के अंदर हर पोलिंग स्टेशन पर वोटों का डाटा जारी करे। इसके लिए फॉर्म 17C को सार्वजनिक करने के निर्देश देने की मांग की गई थी। 17C वो फॉर्म है जिसमें एक पोलिंग बूथ पर डाले गए वोटों की संख्या दी गई होती है। इस मामले में 2 दिन पहले चुनाव आयोग ने कहा था कि वेबसाइट पर हर मतदान केंद्र के वोटिंग प्रतिशत का डाटा सार्वजनिक करने से चुनाव मशीनरी में गड़बड़ी हो जाएगी। ये मशीनरी पहले ही लोकसभा चुनावों के लिए काम कर रही है। चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि पूरी जानकारी देना और फॉर्म 17C को सार्वजनिक करना वैधानिक फ्रेमवर्क का हिस्सा नहीं है। इससे पूरे चुनाव क्षेत्र में गड़बड़ी हो सकती है। इन डाटा की तस्वीरों को मॉर्फ यानी उसमें छेड़छाड़ करके कोई इस्तेमाल कर सकता है। ये चुनाव आयोग ने 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में बताया था। अब जो इस पर सुनवाई होगी वो जब ये वैकेशन ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि अभी अदालतों में छुट्टियां चल रही है, गर्मी का मौसम है,
तो वैकेशन होते हैं, वो छुट्टी के बाद यानी चुनाव कार्यक्रम पूरा ख़त्म हो जाएगा, 4 तारीख को नतीजे आ जाएंगे, उसके बाद इस पर सुनवाई होगी। हम अपने कई रिपोर्ट में कुछ ख़तरों को लेकर के बात करते रहे, वो जेन्युइन ख़तरे हैं। चुनाव आयोग जिस तरह से एक्ट कर रहा है वो एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह नज़र आता है। चार फेज में 1,07,00,000 वोट बढ़ गए, जो चुनाव आयोग ने डाटा जारी किए उसके मुताबिक। 5वें फेज का भी कोई जानकारी हासिल नहीं है, कितने प्रतिशत वोट डले थे। 6ठे फेज के इलेक्शन कल होंगे और 7वें के 1 तारीख को। नतीजे जैसा आप जानकारी है सबको, 4 जून को आने हैं। तो जो मीडिया में जानकारियाँ हैं, सोशल मीडिया में जानकारियाँ हैं, वो जानकारियाँ बता रही हैं कि सरकार के ख़िलाफ़ माहौल है और एक हवा चल रही है, बहुत तेज़ रफ्तार की हवा, तूफ़ान आया हुआ है एनडीए के ख़िलाफ़। लोग मुस्तकिल उनके सामने कोई एक ही चीज़ पेश की जाए तो वो परेशान हो जाते हैं, ऊब जाते हैं और उसको देखना, सुनना या खाना पहनना पसंद नहीं करते हैं। एक ही रेसिपी आप हर रोज़ किसी के सामने बना करके रख दें तो आदमी फिर 10 साल के अंदर केंद्र की सरकार ने, मोदी की सरकार ने, मोदी ने खुद जो वादे किए थे लोगों से, जब वो पूरे नहीं हुए, जो उनको उम्मीदें दिलाई थी वो पूरी नहीं हुई, जनता के लिए कोई काम करने थे जिसका जनता को उम्मीद थी और वो काम नहीं हुए, तो अब लोग न मोदी को देखना चाह रहे हैं, न सुनना चाहते हैं, न उनके कार्यक्रमों में भीड़ पहुंच रही है। अब पूरा माहौल इस वक्त इंडिया गठबंधन के पक्ष में बना हुआ है। इंडिया गठबंधन के लीडर्स की जो मेहनत है उससे अलावा जनता खुद परेशान है, तो परेशानी की वजह से वो एक विकल्प के तौर पर इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी हो गई है। बात फिर वहीं आती है कि 4 तारीख को जब नतीजे आएंगे और वो नतीजे आप मान के चलिए कि अगेंस्ट एनडीए आते हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी क्या सत्ता से अपने आप को अलग कर लेंगे? वो ये कहेंगे कि हम हार को स्वीकार करते हैं, जनता ने जो जनादेश दिया है हम उसका सम्मान करते हैं और हम इंडिया गठबंधन को जीत की बधाई देते हैं और हम सरकार नहीं बनाने जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन अपना सरकार बनाए, हम विपक्ष में बैठेंगे। क्या ये बात प्रधानमंत्री मोदी बोलेंगे या वो ये कहेंगे बहुमत न आने पर भी कि हम सरकार बना रहे हैं और हमारे पास बहुमत है? अगर इस तरह की चीज़ होती है, वैसे तो उनको चाहिए कि अपना थैला बस्ता जो कहते थे वो कि मैं फ़कीर आदमी हूँ और झोला उठा करके चल दूँगा, तो 4 तारीख के लिए उनको अपना झोला बंदोबस्त करके रखना चाहिए, तलाश लें उसको कहाँ है। वैसे वो झोला पाप की गठरी बन चुका है, बहुत बोझ है उस झोले में, जिसको मोदी
उठा नहीं पाएंगे, संभाल नहीं पाएंगे। उसमें लाखों करोड़ अडानी के, अंबानी के दौलत है। वो झोला बहुत बड़ा हो चुका है, बहुत भारी हो चुका है। उसमें जीएसटी है, नोटबंदी के वक्त में जो काला धन सफ़ेद किया गया, कोरोना के वक्त में जो मौतें हुई हैं, पेगासिस की जो जासूसी के मामले हैं, और जो देश भर में, दुनिया भर में होते रहे, पुलवामा की कथा उस झोले में रखी हुई है। तो इतना भारी भरकम जो गठरी बन गई है झोला, उसको वो उठा नहीं पाएंगे, लेकर के चल भी नहीं पाएंगे। तो क्या करेंगे वो? उसको सरकार में बने रहने की कोशिश करेंगे और जुगाड़ करेंगे। क्या हॉर्स ट्रेडिंग होगी? ये तमाम सवाल पैदा हो चुके हैं। लेकिन जुडिशरी के बारे में लोग बात नहीं करते हैं, सेना के बारे में लोग बात नहीं करते हैं, इज्जत करते हैं इन दोनों इंस्टीट्यूशंस की। मगर सब कुछ हर जगह ठीक नहीं होता, हर जगह ठीक है भी नहीं। जैसे ये आज का आदेश है जो हमने अभी आपको बताया, फॉर्म 17C, और जो इलेक्शन के डाटाज हैं, इस पर आज सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुई। होना तो उसमें यह होना चाहिए था कि चुनाव आयोग राजीव कुमार को आज पनिशमेंट के लिए आदेश होना चाहिए था कि उनको चीज़ें छिपाने, मतदान को प्रभावित करने, मैंडेट को प्रभावित करने के जुर्म में जेल भेजा जाता है। लेकिन न्याय प्रक्रिया के ऊपर आप बात नहीं कर सकते। महमूद प्राचा कल ये बता चुके थे कि एडीआर की जो एप्लीकेशन है वो सुप्रीम कोर्ट में निरस्त हो जाएगी। तो निरस्त तो नहीं हुई, मगर उसको सुनवाई अब जो होगी चुनाव के बाद होगी, ये वैकेशन के बाद होगी। न्याय प्रक्रिया में या न्यायालय में कितने संघी हैं इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं आप। दो दिन पहले हमने एक रिपोर्ट की थी, कलकत्ता हाई कोर्ट के एक जज साहब रिटायर होते हैं, उनके बारे में। न्यायमूर्ति चित्तरंजन दास उनका नाम है। वो रिटायर होते हैं। रिटायरमेंट के बाद जब फेयरवेल पार्टी होती है तो वो फेयरवेल पार्टी में बताते हैं कि वो बचपन से लेकर के युवा अवस्था तक, जब तक जवान हुए, आरएसएस के मेंबर रहे, और अब रिटायरमेंट के बाद वो अपने संगठन के लिए फिर से काम करना शुरू कर देंगे। ये कोलकाता हाई कोर्ट के जज थे। 37 साल, 40 साल के आसपास इन्होंने, 35 साल के आसपास इन्होंने जुडिशरी में वर्क किया। बचपन से लेकर के जवान होने तक, यानी जज बनने तक, वो आरएसएस के मेंबर थे। जज बनने के बाद वो जज थे, और जज रहते हुए उन्होंने एक जज और रिटायर हुए थे। रिटायर नहीं हुए थे बल्कि उन्होंने स्वेच्छा से रिटायरमेंट लिया था। कोई उपाध्याय, बंदोपाध्याय, कुछ इस तरह का नाम था उनका। वो भी कोलकाता हाई कोर्ट से के जज थे। वो आज नौकरी से इस्तीफा देते हैं, नौकरी उनकी ख़त्म होती है, और अगले 24 घंटे के अंदर, 36 घंटे के अंदर भारतीय जनता पार्टी के मेंबर हो जाते हैं, बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं।
न्यायपालिका में कितने संघी हैं और वो जब चेयर पर होते हैं तो वह क्या क्या करते होंगे, ये तसव्वुर से भी दूर की बात है। सुप्रीम कोर्ट के 3-4 जज रोते बिलखते हुए मीडिया के सामने पेश हुए थे और कहा था कि न्यायपालिका खतरे में है। आप सभी ने वो वीडियो और तस्वीरें देखी होंगी। उसमें जस्टिस रंजन गोगोई भी शामिल थे, जो भारत के चीफ जस्टिस होते हैं, जो बाद में आस्था के बेस पर, आस्था के आधार पर बाबरी मस्जिद का फैसला करते हैं और वो जगह राम मंदिर ट्रस्ट को दे दी जाती है, बाबरी मस्जिद वाली। जस्टिस रंजन गोगोई का रिटायरमेंट होता है और भारतीय जनता पार्टी उनको राज्यसभा भेज देती है। वो CJI थे, भारत के सर्वोच्च सबसे बड़े जज थे सुप्रीम कोर्ट के। आज जो सुप्रीम कोर्ट से फैसला हुआ है चुनाव आयोग को लेकर के, तो उसके रेफरेंस में हमें ये बात ध्यान आई, तो आपको बताया। आप पिछले 10 साल में देखेंगे बहुत सारी चीज़ें हैं। सेना से रिटायर होते हैं और वो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। पुलिस के बड़े पोस्ट से रिटायर होते हैं, मालूम हुआ बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। ये सब कुछ ऐसे ही नहीं हुआ। RSS का जो कैडर है, उसके जो लोग हैं, वो जुडिशरी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, पॉलिटिक्स है, और जो दूसरे विभाग हैं उनमें भरे हुए हैं। लाखों नहीं करोड़ों की तादाद में भरे हुए हैं। अग्निवीर एक बड़ा मुद्दा इस वक्त चुनाव में बना रहा है। 4 साल के बाद रिटायरमेंट हो जाएगा अग्निवीर जिनको बनाया जा रहा है। 4 साल के बाद क्या करेंगे वो? क्या प्राइवेट मलेशिया बनेंगे किसी संगठन के लिए, RSS जैसे संगठन के लिए? एक आदमी 4 साल तक फौज में रहेगा, 7-8-9 महीने वो फौज की ट्रेनिंग लेगा, हथियारों का खोलना बांधना, ड्रिल, ये तमाम चीज़ें, फायरिंग वगैरह सब कुछ उसको आ जाएगी, वेल ट्रेंड हो जाएगा, और वो विधवा वधू की तरह, जो नाबालिग विवाह हो जाते थे नाबालिगों की लड़कियों के, और वो विधवा हो जाती थी, उसके जैसा रिटायरमेंट हो जाएगा उसका 22 साल की उम्र में, 23 साल की उम्र में। क्या करेगा वो? तो ये अग्निवीर योजना भी, उसमें भी जो भर्ती है उस पर नज़र रखना होगी लोगों को, या रख रहे होंगे लोग, उम्मीद है कि वहाँ भी RSS के लोग बड़ी तादाद में भर्ती किए जा रहे होंगे, करवाए जा रहे होंगे, ताकि वो रिटायरमेंट के बाद आएँ फौज से फ्री हो करके, तो पूरी तरह से उनके पास हथियारों की नॉलेज हो। RSS का अपना एक पूरा प्रोजेक्ट है, कार्यक्रम है, जो उसको देर सवेर पूरा करना ही है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, भारत को जो संविधान है उसको ख़त्म करना है, भारत के झंडे को बदलना है। तो ये तमाम चीज़ें आगे भविष्य में इन पर काम होता रहेगा, आप देखते रहेंगे। अब जो चुनाव है, चुनाव को लेकर के वापस आते हैं मुद्दे पर। प्रधानमंत्री मोदी 4 तारीख को वोटों की गिनती होने के बाद वो कह देते हैं कि मैं पद से इस्तीफ़ा नहीं दे रहा हूँ और हम सरकार बनाएंगे।
तो कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन है भारत के अंदर जो उस मनमानी को रोकेगा? कोई आपकी नज़र में हो तो बताइएगा, डिस्क्रिप्शन में नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। अमेरिका के अंदर कुछ इसी तरह का काम डोनाल्ड ट्रंप ने किया था। ट्रंप और मोदी के अंदर बहुत सारी समानता हैं, दोनों दोस्त भी हैं बहुत गहरे। मोदी और नेतन्याहू के अंदर बड़ी समानता है, बड़े गहरे दोनों दोस्त हैं। खरबूजे को देख करके तरबूजा भी रंग बदल देता है। ट्रंप जब चुनाव हार गए थे बाइडेन से, तो उन्होंने वहाँ पर इस्तीफा देने से मना कर दिया था और कैपिटल हिल्स पर कब्जा कर लिया था। जनता उनके खिलाफ सड़कों पर उतर आई थी, बहुत हंगामा हुआ। उसी वक्त अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति थे, वाइस प्रेसिडेंट, वो एक्टिव हुआ और ट्रंप को फिर बाद में धक्के मार करके वहाँ से बाहर निकाला गया। भारत के अंदर कौन सी ऐसी संस्था है जो अगर मोदी कहते हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दे रहा हूँ और सरकार बनाऊंगा, अगेंस्ट जाते हो कॉन्स्टिट्यूशन के? ये आप बिल्कुल समझ लें इस बात को कि आरएसएस और आरएसएस के सिंपैथाइजर्स के लिए कॉन्स्टिट्यूशन एक बोझ है। वो पब्लिकली तो बोल देते हैं कि हम संविधान की रक्षा करेंगे, संविधान का सम्मान करते हैं और संविधान सर्वोच्च है। जैसे विदेशों में जाकर के प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र से आया हूँ, लेकिन यहाँ तो वो लोकतंत्र को ख़त्म करते हैं। वो विदेशों में जाकर के कहते हैं कि माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ नहीं हूँ मैं। यहाँ आप देखेंगे चुनाव के दौरान उनके पार्टी के लोगों के बयान, क्या गंदगी फैलाई हुई है। धर्म के नाम के अलावा कोई दूसरी चीज़ें नहीं हैं जिन पर वो बात करके लोगों से कन्वेंस करें और वोट मांगें। राम मंदिर में ताला लगवा देंगे, मंगलसूत्र बेच देंगे। जिनके घरों में बिजली आ रही है, इंडिया गठबंधन के लोग, उनके यहाँ की बिजली कटवा देंगे अगर हुकूमत में आ गई तो। भैंस खोल लाएंगे कांग्रेस के लोग, अगर किसी के यहाँ 2 भैंसें होंगी तो एक भैंस खोल के ले आएंगे उसके यहाँ की, और वो किसी मुसलमान को दे देंगे उस भैंस को। हिंदू महिलाओं के मंगलसूत्र कांग्रेस अगर सत्ता में आ जाती है तो वो छीन लेगी और मंगलसूत्र का जो पैसा होगा वो बांट देगी मुसलमानों में। अजीब अजीब तरह की बातें। कल उन्होंने कुछ अपने बारे में कहा, पैदाइश को लेकर के। वो बयान मैंने नहीं सुना है, लेकिन राहुल गांधी ने उस बयान पर प्रतिक्रिया दी है। राहुल गांधी ने क्या कहा वो हम आपको सुनवाते हैं, सुने जरा। देश के प्रधानमंत्री चमचों के सामने इंटरव्यू में खुल के कहते हैं मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मुझे परमात्मा ने ऊपर से भेजा है, मिशन के लिए भेजा है। सड़क पे आपको ये कोई कह दे तो आप उसे क्या कहोगे? उसे कहोगे भैया माफ करो, काम अपना करो, हमें अपना काम करने दो। और उनके चमचे क्या कहते हैं? वाह 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 वाह, क्या बात बोली। परमात्मा ने भेजा है, प्रधानमंत्री को परमात्मा ने भेजा। भैया कैसा भेजा है? परमात्मा ने भेजा। और कोविड के समय कहते हैं लाशों की ढेर पड़ी हैं गंगा में, यहाँ पे यमुना पार हजारों लोग अस्पतालों के सामने, अंदर नहीं सामने लेटकर आखिरी सांस तोड़ रहे हैं। जिनको परमात्मा ने भेजा है वो आके कहते हैं भाई और बहनों मोबाइल फोन की लाइट जला दो। फिर युवा कहते हैं
भैया हमें रोजगार दीजिए, जिसको परमात्मा ने भेजा है वो कहते हैं भैया एक काम करो, ये जो नालियां होती है ना, इसमें गैस होती है, एक पाइप लो, उसको नाली में डालो, पाइप में से गैस निकलेगी, गैस में आग लगाओ और पकौड़े बनाओ। भैया परमात्मा जी आपने कैसा आदमी भेज दिया। अजीब सी बात यह है कि ये सिर्फ 22 लोगों के लिए काम करते हैं, अदानी जी के लिए, अंबानी जी के लिए, वो जो भी चाहते हैं 2 मिनट में मोदी जी कर देते हैं। और गरीब जनता 24 घंटा हाथ जोड़ के कर्जा माफी मांगे, सड़क मांगे, अस्पताल मांगे, शिक्षा मांगे, नरेंद्र मोदी बस देखते रहते हैं। देश ये राहुल गांधी अभी प्रधानमंत्री ने कोई बयान दिया है कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ। जितने भी इस दुनिया में मखलूक हैं, जितने भी जानदार हैं, वो बायोलॉजिकल हैं, वो माँ और बाप से पैदा हैं। कुछ शख्सियत ऐसी हैं जैसे ईसा अलैहिस्सलाम, ईसा नबी, कि उनके बाप नहीं थे, माँ थी मरियम। अल्लाह को कुछ दिखाना था लोगों को, तो उन्होंने बिना बाप के मरियम के रहम से ईसा को पैदा किया। हज़रत अय्यूब भी, उनकी पैदाइश भी इसी तरह की थी, उनके न माँ थे न बाप थे। यहाँ प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ कहा है कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, जैसा उन्होंने 2014 में कहा था बनारस में कि मुझे बुलाया गया है, माँ गंगा ने बुलाया है, मैं आया नहीं हूँ, खुद मेरे लिए आदेश हुआ है कहीं से। अच्छा, उनके जो लोग हैं, मोदी जो इस तरह की बातों में बिलीव करते होंगे, उनके जो लोग हैं, चंपत राय, ये राम मंदिर ट्रस्ट के इंचार्ज हैं, हेड हैं, अध्यक्ष हैं, उनका बयान आपने सुना होगा। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को बताया कि वो विष्णु के अवतार हैं। कंगना रनावत कहती है कि मोदी जी भगवान हैं। संबित पात्रा कहता है कि भगवान जगन्नाथ मोदी जी के भक्त हैं। मोदी जी कहते हैं कि 5000 10,000 साल पहले भारत के अंदर सर्जरी होती थी, सर्जरी, ऑपरेशन वगैरह। भारत के अंदर इंटरनेट था, भारत के पास विमान थे, भारत के एक शिक्षा मंत्री रहे थे मोदी साहब की हुकूमत में, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी थे, उनका नाम मुझे ध्यान नहीं है। वो इन तमाम बातों को दोहराते थे। जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है उसका डिस्ट्रॉय कर दिया इन लोगों ने। डिस्ट्रक्शन फर्स्ट पॉलिसी है इनकी। अब जब ये सत्ता इनके हाथ से जाएगी और वो अगर इनकार कर देते हैं कि हम इस्तीफ़ा नहीं दे रहे हैं और हम सरकार बनाएंगे, उस सूरत में भारत के अंदर क्या कोई इंस्टीट्यूशन ऐसा है जो उनसे कहे कि आप संविधान के तहत रहिए और थैला उठाइए, अपना झोला उठाइए और निकल लीजिए आप कुछ महीनों के लिए, कुछ सालों के लिए, और उस गुफा में जाके बैठ जाइए जहां आप मीडिया के सामने आपने लाल चादर ओढ़ करके फ़ोटो खिंचवाए थे, वहाँ रहिए, ध्यान लगाइए, ताकि आपका जो मानसिक विकृति हुई है, मेंटल इल है इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी। ऐसा मैंने अपने एक वीडियो में और कहा था, जब उन्होंने मंगलसूत्र और भैंस और बकरी, और कहीं ऐसा ना हो किसी दिन वो कहने लगे कि अंडरवियर और बनियान तक ये कांग्रेस के लोग और इंडिया गठबंधन के लोग अगर सत्ता में आ गए तो वो भी आपकी उतरवा लेंगे। कुछ भी कह सकते हैं। बिजली के कनेक्शन जिनके यहाँ लाइट आ चुकी है, उनके कनेक्शन कटवाएंगे इंडिया गठबंधन के लोग सत्ता में आने के बाद। प्रधानमंत्री मोदी को रियली इस वक्त ज़रूरत है कि वो आराम करें, कुछ
कुछ महीनों वो बिल्कुल आराम करें और एंटरटेनमेंट करना बंद कर दें। एंटरटेनमेंट देखें, वो कुछ फिल्में देखें मनोरंजन की, कॉमेडी वगैरह की फिल्में देखें, सीरियल वगैरह देखें। कहीं पहाड़ों पर जाएं, ठंडे इलाके में। उनको मेंटल रेस्ट की बहुत ज़रूरत है, उनको शांति की बहुत ज़रूरत है। हार और जीत, जब इंसान जीतता है तो जीतने वाले की हर ऐब, हर बुराई छिप जाती है और उसमें तमाम तरह की खूबियाँ लोग बयान करना शुरू कर देते हैं। और हारने वाले के अंदर कितनी भी अच्छाइयाँ हों, उसको लोग दूसरे तरीके से देखना शुरू कर देते हैं। अब तक जो बातें होती थी मोदी और अमित शाह को लेकर के कि अमित शाह चाणक्य हैं, तो अमित शाह के लिए भारतीय जनता पार्टी के ही वरिष्ठ लीडर सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि वो चाणक्य नहीं है, दुशासन है। एक इंटरव्यू में ये बात उन्होंने बताई। और सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि मोदी एक बुज़दिल आदमी है, 4000 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन उसने चाइना को भारत की दे दी है। आप वो उनके वीडियो देख सकते हैं जो सुब्रमण्यम स्वामी के यूट्यूब पर मौजूद हैं। अभी हाल ही के 2 दिन पहले के इंटरव्यू हैं जो उन्होंने दिए हैं। बात ये है कि जो चीज़ें सामने आ रही हैं, इस पर इंडिया गठबंधन के लोग ज़रूर सोच रहे होंगे, विचार कर रहे होंगे। 4 तारीख को पहले तो नतीजे आते ही सबसे पहले इंडिया गठबंधन को फ़ौरन राष्ट्रपति के पास जाकर के अपना लेटर दे देना चाहिए कि हम सरकार बना रहे हैं। ये मान के चलें कि इंडिया गठबंधन 300 प्लस सीटें उसको मिलेंगी, 330 से ऊपर सीटें इंडिया गठबंधन की होंगी। ये हम इस वक्त तक मान के चल रहे हैं, जो हमने कैलकुलेशंस किए हैं। और इंडिया गठबंधन को 170 और 190 के बीच में सीटें हासिल होंगी। बीजेपी 100 से नीचे जाती हुई नज़र आ रही है। कांग्रेस सबसे बड़ा दल भी हो सकती है। अभी 2 फेज़ के इलेक्शन बाकी हैं, उसके और जो जानकारियां आएंगी वो उनके बाद सही तस्वीर, बिल्कुल कल के बाद तो बिल्कुल तस्वीर तय हो जाएगी, साफ हो जाएगी। उत्तर प्रदेश की जो सीटें 2019 में यूपीए के कैंडिडेट 1-1.5 लाख से हार गए थे, वहाँ इस बार इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार, समाजवादी पार्टी के, कांग्रेस के उम्मीदवार कई लाख वोटों से जीतने जा रहे हैं। 7वें फेज में नरेंद्र मोदी बनारस में चुनाव हार सकते हैं 1 से लेकर के 2 लाख वोटों के बीच से, मार्जिन से। ऐसी परिस्थितियां बनती जा रही हैं। तो मोदी जो बयान दे रहे हैं उल्टे सीधे, तो वो ये तमाम चीज़ें देख रहे हैं। बीजेपी उत्तर प्रदेश जो उसका गढ़ रहा है, 14 में 73 सीटें उन्होंने जीती, 19 में 62 या 64 सीटें उन्होंने जीती यहाँ पर। इस बार तो सफाया कल तक हम मान के चल रहे थे कि यूपी से इंडिया गठबंधन 50 सीटें तकरीबन हासिल करेगा और 30 सीट के करीब एनडीए को यहाँ मिलेंगी, लेकिन वो और नीचे जा रहे हैं। कल ये तय हो जाएगा कितनी सीटें बीजेपी एनडीए गठबंधन यूपी से ले सकता है। मगर सवाल ये है कि चुनाव तो जो नतीजे आएंगे उसको प्रभावित करने की बहुत कोशिश चुनाव आयोग करेगा, चुनाव आयोग के अधिकारी करेंगे।
जो वोट बढ़ाए जा रहे हैं वो करेंगे। ईवीएम टेम्पर होती है, ईवीएम में गड़बड़ी होती है, बिल्कुल होती है। टाइमर ईवीएम के अंदर लगे होते हैं, आप सॉफ्टवेयर वहाँ फिक्स कर दीजिए कि दिन में 11 बजे के बाद से ये ईवीएम में वोटों की गड़बड़ी होगी, तो वो उसी वक्त से काम करना शुरू कर देगी। प्रोग्रामिंग में जो कि सबसे ज्यादा गड़बड़ी यूटर्न होने लेती की है, तो वह पूरी कोई उसमें गुंजाइश नहीं है कि गड़बड़ी न हो सके। चुनाव आयोग 1000 बार कहे, लेकिन उसकी बात पे वो कोई भरोसा नहीं। हम फिर से लौट करके अपने एक मुद्दे पर उसी पर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी क्या थैला लेकर के शराफत के साथ सीट छोड़ करके जो जनमत आएगा स्वीकार करके चले जाएंगे, या वो ट्रंप की तरह कोई सीन क्रिएट करेंगे कि नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तीसरी बार। जैसे बच्चे जिद कर लेते हैं मम्मी पापा से बाज़ार के अंदर कि नहीं मुझे ये चीज़ चाहिए। हुकूमत का जो एक जुड़ाव है वो आसानी से छूटता नहीं। इस 10 साल में कोई और शख्स होता छोड़ देता, चुनाव में गड़बड़ियाँ नहीं होती, चुनाव में इन्फ्लुएंस करने की कोशिशें नहीं होती और वो नॉर्मल रहता। चुनाव में हार जीत होती है, कोई दिक्कत नहीं, स्पोर्ट्स में हार जीत होती है, सब जानते हैं ये। मोदी जी और शाह साहब क्यों इतनी कोशिशें कर रहे हैं, उसकी वजह ये है कि 10 साल के अंदर बहुत सारे क्राइम हुए, बहुत बड़े बड़े क्राइम। नई जो हुकूमत आएगी इंडिया गठबंधन की, ये डरे हुए कि क्या होगा तब हमारा। बहुत बड़े बड़े क्राइम हुए, ये हम आपको बता रहे हैं। आपको सबको जनता जानती है, ऐसा नहीं है कि लोगों को जानकारी नहीं है। नोटबंदी बहुत बड़ा घोटाला था, ब्लैक को वाइट करने का। जीएसटी एक वो अपने आप में बहुत बड़ा कांड है, कांड हम शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आरएसएस क्या करता है उस वक्त, किसके साथ रहता है, क्योंकि चुनाव में आरएसएस ने अपने आप को अलग कर लिया है। मोदी से आरएसएस के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने बड़ी पोल खोली है अपने इंटरव्यू में, हम कोशिश करेंगे कि उस इंटरव्यू को आपको दिखाएं। देखिएगा, अच्छा इंटरव्यू है, उन्होंने तमाम बातें खोल करके रख दी हैं। तो जो ये क्राइम हुए 10 साल के अंदर, उससे मोदी एंड शाह साहब गृह मंत्री भारत सरकार वो अंदर तक हिले और डरे हुए हैं। और बिना मोदी के अमित शाह की कल्पना नहीं की जा सकती है। अमित शाह का कोई वजूद नहीं बचेगा मोदी साहब की सरकार जाने के बाद। भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको गुजरात वापस भेज देंगे कि आप कृपया करके टिकट कराइए और गुजरात निकल लीजिए। लेकिन अगर प्रधानमंत्री नहीं छोड़ते हैं और वो कोशिश करते हैं बने रहने की, तब क्या? क्या सिक्योरिटी फोर्सेस को बुला करके कहा जाएगा कि इनको अब ले जाइए अपने साथ? कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन है भारत के अंदर जो उस वक्त चीज़ों को हैंडल करेगा, संभालेगा? सुप्रीम कोर्ट का आज का जो फैसला है
वो आपको हमने बताया। वो तो पता नहीं, क्योंकि चंद्रचूड़ साहब अगर इस बेंच को हेड कर रहे होते तो आज शायद इसमें भी कुछ अच्छा हुआ होता। जो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मामला था वो CJI चंद्रचूड़ साहब की मौजूदगी में सारी चीज़ें हुई थी, इसलिए उसमें वो फैसला एक अच्छा फैसला आ गया था। संघ के लोग हर जगह पर हैं। चंद्रकांता सीरियल में एक डायलॉग हुआ करता था, अंधेरा कायम रहे। तो अंधेरा कायम रखने के लिए, चुनाव आयोग के तमाम गुनाहों को छिपाने के लिए अंधेरे को कायम रखना होगा। जुडिशरी में कितने संघी हैं आप समझें, खोजें। ब्यूरोक्रेसी में तो लातादाद। जब कोई मुसलमान की गिरफ्तारी हो जाती है, उससे जांच एजेंसी इंट्रोगेट करती है, उस वक्त उनके सवाल वो उनके होते हैं, वो सुनकर के लोग हैरान रह जाएंगे। क्योंकि ब्यूरोक्रेसी के अंदर संघ के लोगों की भरमार है। जुडिशरी में भी कमी नहीं है। फैसला जनता कर चुकी है। चुनाव आयोग कितना प्रभावित करने की कोशिश करता है, वैसे उसकी कोई इज्जत तो है नहीं, अब किसी भी तरह की नहीं है। TN सेशन को लोग आज भी याद करते हैं, राजीव कुमार को कोई याद नहीं करेगा। यह शख्स भारत के इतिहास के सबसे कमज़ोर, सबसे असहाय, सबसे नाकाम प्रधानमंत्री का प्रतिनिधि के तौर पर राजीव कुमार को लोग याद रखेंगे। तो भारत के अंदर एक प्रधानमंत्री हुए थे मोदी नाम के, जो सबसे कमज़ोर प्रधानमंत्री थे भारत के, जिन्होंने देश की सबसे ज़्यादा बेइज्जती कराई। विदेशों में जाकर के कहते रहे संविधान, लोकतंत्र, अल्पसंख्यक, और देश के अंदर आने के बाद वो सब को ख़त्म करने पर लगे रहे। चीन को भारत की ज़मीन पर कब्जा करवा दिया। और कहते हैं, हैरानी होती है, मतलब आप सोचें, कोई आया नहीं, कोई गया नहीं, कोई घुसा नहीं, पता नहीं 56 इंच का सीना। नैरेटिव इस तरह का फिल्मी दुनिया बना दिया, फिल्म जैसे फिल्में होती हैं पॉलिटिक्स को सुपर हीरो बना करके पेश किया गया मोदी को। अंदर जो सुपर हीरो था वो डरा सहमा हुआ, एक बिल्कुल गलती तो हो गई देश की जनता से, लेकिन वो सुधार भी ली जनता ने। यह हिंदुस्तान की जनता का देश के ऊपर एहसान है पूरी तरह। अगर 4 तारीख को नतीजे ख़राब आते हैं और तीसरी बार फिर से संघ की और मोदी की सरकार बनती है, तो अगले कई दशकों तक नहीं, सदियों तक के लिए भारत एक अलग व्यवस्था में तब्दील हो जाएगा, जहाँ चुनाव भी नहीं होंगे, जहाँ संसद भी नहीं होगी, जहाँ संविधान भी नहीं होगा, जहाँ तिरंगा भी आज का वाला तिरंगा नहीं होगा, सब कुछ और ही होगा। क्या होगा, कल्पना से परे है। खतरा मंडरा रहा है देश के ऊपर।
4 तारीख को तय होगा कि क्या होगा। शुक्रिया आप सभी का। वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए 30 जंग न्यूज़।